हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरीके से निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। आज के घटनाक्रम की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि 2 दिन के अंदर डाउ जोन्स के अंदर ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। हालांकि जो डाउ जोन्स के अंदर कमजोरी है वो बाकी जो पीयर्स हैं, चाहे वो एशियन मार्केट्स हैं चाहे यूरोपियन मार्केट्स हैं, वो उतनी सीवियर नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन ऐसा क्या है कि यूएस के बाजारों में दोबारा से ऐसी कमजोरी देखी जा रही है। यूएस के बाजारों में दोबारा से एक रिन्यूड रिसेशन रिस्क की बात हो रही है, यानी कि दोबारा से अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या यूएस के बाजार सच में रिसेशन की गिरफ्त में आने को तैयार है। यानी कि एक बेबाक राय जो है यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी जो है अगले साल के अंदर रिसेशन वाली परिस्थिति में पहुंचने वाली है, जिसका रिस्क यूएस मार्केट के साथ साथ जो बाकी जो प्लेयर्स हैं जिनके साथ यूएस की इकोनॉमी जो है कोरिलेट करती है, वहां पर भी रिस्क जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यूएस के बाजारों की जो सेलिंग प्रेशर है वो बाकी बाजारों के ऊपर भी जो है असर डाल रही है, लेकिन उतना सीवियर नहीं डाल रही है जितना कि जून के महीने में डाला था। अब बात करते हैं आज की। तो आज थी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई उस अनाउंसमेंट में क्या हुआ, 35 बेसिस पॉइंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया। ये जो रेपो रेट्स हैं या जो रिवर्स रेपो रेट हैं, ये सीधा सीधा जो बैंक पैसा उधार लेते या देते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 35 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ा दिया गया है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के माध्यम से। अब ये जो इम्पैक्ट करेगा वो तो शायद बाजार पहले से डिस्काउंट किए हुए था, और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई। लेकिन भाई साहब, बाजार तो ऊपरी लेवल के ऊपर फंसा हुआ है। जैसे मैंने कल परसों भी चर्चा आपके साथ की थी कि बाजार रुका रुका सा लग रहा है या ऊपरी लेवल पर बाजार फंस रहा है। ये चर्चा हम आपके साथ पिछले 4-5 दिनों से कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जब बाजार ऊपरी लेवल पर गए तो बीएस तो तैयार बैठे थे बाजार को उतारने के लिए, और उन्होंने भाई साहब एक ही झटके के अंदर बैंक निफ्टी को केवल 15 मिनट के अंदर 300 पॉइंट उतार दिया। और यहाँ पर जो है जनरली मंदड़ी बहुत मंदी की पोजीशन बना लेते भैया, आज तो बाजार टूट गया, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि पोजीशंस दोनों साइड बनी होती हैं। तो बाजार नीचे से पुल बैक करते हैं और बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। और निफ्टी बैंक 43,100 के आसपास दिन भर घूमता रहा। ये था आज का बैंक निफ्टी का आकलन। उसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी 18,650 के ऊपर बाजार गए जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई, लेकिन उसके बाद 11 बजे से पहले पहले बाजार को नीचे उतार दिया गया और फिर दिन भर उसी रेंज में काम करता रहा। हालांकि बैंक निफ्टी तो अपने आप को लगभग संभाल पाया, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी अपने आप को नहीं संभाल पाया और निफ्टी को भी 18,600 के नीचे धकेल दिया गया। ये तो था आज का आकलन। जो आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में हुआ उसमें ऐसा क्या खराब लगा बाजार को कि बाजार को आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद ये बात समझ में आई कि भाई ये क्रेडिट पॉलिसी में क्या बोल गए गवर्नर साहब। तो वो आधे घंटे बाद क्या समझ में आया वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो देखिएगा, गवर्नर साहब ने, या हम ये कहें आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ऐसा क्या था कि बाजार गिर गया। वही बाजार इसलिए गिर गया कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगली बार रेट फिर बढ़ सकते हैं, और ये मत समझिएगा कि ये लास्ट बढ़ोतरी है, क्योंकि आरबीआई के पास जो डेटा है उनसे आरबीआई को लग रहा है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल करने में कुछ वक्त और लगेगा। कुछ वक्त मतलब 6 महीने के आसपास का समय अभी और लग सकता है। इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो जिसकी बदौलत हम अगली क्रेडिट पॉलिसी में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पहला संकेत था जिसकी वजह से बाजार कह रहा है अच्छा ये संकेत आप दे रहे हो तो बैंकों के लिए शायद इतना खराब नहीं है। हालांकि बैंकों की लोन ग्रोथ स्लो हो सकती है, तो इसलिए बैंक तो थे साइडवेज,
और बाकी जो ब्रॉडर मार्केट है उसको ऊपर से उतार दिया गया। तो आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब बाजार गिरा तो मोस्टली जो ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स थे उनको ऊपरी लेवल से उतार दिया गया। अब ये था पहला रीजन। दूसरा भाई साहब, क्रेडिट पॉलिसी में क्या था खास? क्रेडिट पॉलिसी में ये थी बात खास कि भाई साहब हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो हमने पुराना आकलन लगाया था उसमें कुछ कमी आएगी और हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उनसे हम नीचे डिलीवर करेंगे। यानी कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो जीडीपी का आंकड़ा है, सकल घरेलू उत्पाद, उसके जो आंकड़े हैं वो आपको नीचे की तरफ आते हुए नजर आएंगे। तो बाजार को तो पसंद आना ही नहीं था। तीन चीज़ें हो गई। पहला हो गया भाई या यूएस के मार्केट या जो ग्लोबल मार्केट थे। दूसरा क्या था? दूसरा आपके सामने पेश था कि भाई हम इंटरेस्ट फिर बढ़ाएंगे। और तीसरी बात भैया जीडीपी के ग्रोथ, अभी हमें नीचे के डाउन ट्रेंड लग रहे हैं, यानी कि जो हमने टारगेट दिए थे वो टारगेट नहीं आएंगे। तो इन सब के बाद बाजार ने तो साइडवेज होना ही था। दिन भर बाजार साइडवेज रहे। निफ्टी लास्ट में बोला मैं तो नीचे जाऊंगा, तो निफ्टी नीचे चला गया और कुल मिला के 18,560 पर बाजार बंद हो गए। तो ये था आज का पूरा आकलन। अब बाजार के बारे में आगे की करते हैं चर्चा। और चर्चा में सबसे पहले देखें आज भी कैंडल ने क्या किया। कैंडल आ गई रेड, और कल जो लाल रंग की कैंडल नहीं थी, ग्रीन थी, तो हम ये मान सकते हैं कि रिलीफ कैंडल कल मिली आपको। और आज भी एक कमज़ोर जो है, मैं ये कहूँगा कि क्लोजिंग हुई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बाजार को एक जो इंटरिम सपोर्ट है उसकी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो 18,450 के करीब बनती है। 18,450 से पुल बैक होता है या वहाँ पर बाजार कंसोलिडेट करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 18,450 की तरफ बाजार एक बार बढ़ने की कोशिश जरूर से जरूर करते हुए आपको नजर आएंगे। आज जो डेटा पॉइंट्स अगर हम देखें ऑप्शन चेन के, वो भी वीकनेस के ही संकेत दे रहे हैं। और देखिएगा ऊपरी लेवल से पिछले 5 दिनों से बाजार जो है वो नीचे ही खिसकता जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे खिसक रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन 18,450 अगर टूटता है तो निफ्टी के फ्रंट में 18,150 अगला अहम पड़ाव जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। HUL, L&T, एशियन पेंट्स, ITC और एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स आज मजबूती के साथ काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज रिलायंस आज कमजोरी के साथ था। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कह रहे थे हम भी कमजोर हैं। HDFC भी कमजोरी के साथ काम कर रहा था, और HDFC के FNO का डेटा यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा भी एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के संकेत दे रहे थे। तो HDFC के जो अनवाइंडिंग के जो संकेत थे, अगर ये संकेत कल भी जारी रहते हैं तो इसका असर HDFC बैंक के शेयर्स पर भी रहेगा। लेकिन आज जो जान फूक रखी थी वो फूक रखी थी एक्सिस बैंक ने निफ्टी बैंक के अंदर। तो आज अब उसको देखने की वाली बात ये थी कि चर्चाएं हो रही थी कि अब एक्सिस बैंक ICICI बैंक को ओवरटेक कर लेगा। तो ये सोशल मीडिया में एक अच्छी खबर थी जो चलती हुई जा रही थी एक्सिस बैंक के संदर्भ में। और अदानी एंटरप्राइजेज भी 4,000 के आसपास बिल्कुल मामूली सी कमजोरी के साथ बंद हुआ। और ये था जब बाजार आज दिन में स्लिप हुए। भाई साहब बाजार तो था चांद पे। स्मॉल कैप मिड कैप कह रहे थे हम करेंगे आज अपार तेजी और क्रेडिट पॉलिसी आने दो। हम देखो आज कितनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं। लेकिन RBI की क्रेडिट पॉलिसी आई, इन्होंने उड़ान तो नहीं भरी, वहाँ पे खड़े रहे। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी ख़त्म हुई और ख़त्म होते होते जो इन्होंने भाई साहब उड़ान की जगह सीधा कुएं में कूद गए, वो काम जो आज देखने के लिए मिला। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुएं में कूदती हुई नजर आई। और जैसे ही क्रेडिट पॉलिसी आई तो जो एडवांसेस 1,000, 1100, 1200 के आसपास खड़े थे, वो एडवांसेस तो आ गए 761 पे। और जो भाई साहब घटने वाले शेयर थे वो बढ़कर आ गए 1245 पर। तो ये था आज का एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन। एशियन पेंट्स में देखिएगा पीछे कुछ दिनों में बहुत कमजोरी हुई थी, और मैं आपको बोल रहा था कि 2800 के आसपास आएगा तो 2800 की पुट लिखनी है, यानी कि पुट राइट करेंगे, और यानी कि वहाँ पर हम तेजी करने की कोशिश करेंगे। तो बाजार देखिएगा एशियन पेंट्स में क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं, तो भाई BPCL, इंडियन ऑयल और इस तरीके की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए तो बेहतर होना ही है। तो आज BPCL भी तेजी में था। BPCL देखिएगा अपनी सपोर्ट भी मान लीजिएगा और रेजिस्टेंस भी मान लीजिएगा, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस है 340 जब तक नहीं तोड़ता है
तब तक आप देखिएगा भारत पेट्रोलियम को भी साइडवेज ही समझिए, 340 के बाद देखिएगा फिर एक नई रेंज में चला जाएगा, फिर तो ये 380 से लेके 400 की तरफ भी बढ़ सकता है। L&T एक्सिस बैंक जैसे जो शेयर्स थे वो भी तेजी में था, ITC में भी मामूली सी तेजी थी। और कमजोरी कहाँ थी? कमजोरी थी NTPC में, SBI लाइफ इंश्योरेंस में, बजाज फिनसर्व के अंदर, इंडसइंड बैंक में, टाटा मोटर्स में, बजाज ऑटो। और देखिए क्या यार, बजाज ऑटो के नंबर्स देख रहा हूँ ना, बजाज ऑटो के नंबर ही बड़े परेशान कर रहे हैं। बजाज ऑटो में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा। मतलब बजाज ऑटो की जो सिचुएशन है, जो उसके बिजनेस की जो हालत है, वो फाइनेंशियल में कुछ निकल के नहीं आ रही है। मतलब जो बजाज ऑटो आज से 3-4 साल पहले भाई साहब क्या रिजल्ट आते थे इसके, मतलब पूरी बाजार कायल होता था ऑटो नंबर्स में बजाज ऑटो के। अब बजाज ऑटो ने जो है परेशान कर रखा है। बजाज ऑटो अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक दिग्गज कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश नहीं कर रही है, तो बजाज ऑटो सबसे साइडवेज हो गया। और देखिएगा राहुल बजाज जी के जाने के बाद ये भी हो सकता है कि भाई फैमिली में भी कुछ आपस में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही हो, बट बजाज ऑटो अच्छा नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल स्प्रेड पे शेयर प्राइस हो सकता है अच्छा भी कर दे। टाटा स्टील, सन फार्मा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी कमजोरी में थे। और निफ्टी बैंक 43098 बढ़िया क्लोजिंग है, आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। और देखिए निफ्टी गिरेगा तब, मैं आपको बता दूं, निफ्टी में कोई भी बड़ा फॉल आपको, जैसे अभी तो 50, 60, 70 पॉइंट का आता है, कभी भी 100, 150, 200 पॉइंट का फॉल तभी मिलेगा जब निफ्टी बैंक गिराएगा। जब तक निफ्टी बैंक नहीं गिरेगा, निफ्टी को डरने की जरूरत नहीं है। तो निफ्टी को जो बूस्टर डोज मिली हुई है वो मिली हुई है निफ्टी बैंक की। और निफ्टी बैंक बूस्टर डोज तब तक देता रहेगा जब तक निफ्टी बैंक 42,900 के नीचे क्लोज नहीं देता। और एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ 42,870 के नीचे, और 842,870 के नीचे बाजार या तो क्लोज दे देता है या आधे से 1 घंटे काम करता है उसके नीचे। बाजार के अंदर एक सीवियर वाली सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 42870 तक जितने बुल्स हैं वो पूरी ताकत लगा देते हैं। जैसे ही 42,900 की लाइन में बाजार जाता है, आज भी आपने देखा जैसे ही 900 की लाइन में बाजार घुसता है ना भाई, सब बुल्स आ जाते हैं, छाती ठोक के कहता है भैया माल उठा लो, माल उठा लो। तो सीधी सी बात है कि जितना भी बियर्स का माल आ रहा है, जितनी भी सप्लाई आ रही है, वो पूरी सप्लाई को ऑब्जर्व करते हैं 42,900 और 43,000 के बीच में। और अगर बियर्स ने 42,900 के नीचे बाजार को धकेल दिया, और मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं 42,870 के नीचे अगर बाजार को धकेल दिया और 1 घंटे माल की सप्लाई कर दी, 1 घंटे माल की सप्लाई कर दी 42,870 के नीचे, तो भैया जितने भी बुल्स है ना उन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। और उन जिन लोगों ने भी ट्रेडिंग पोजीशंस ले रखी है निफ्टी बैंक में या निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में, वो भैया अपनी तेजी की पोजीशन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और फिर जो बायर थे वही अपना माल बेचने के लिए बेताब हो जाएंगे। और जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि 42,870 के नीचे अगर बाजार चला गया तो एक सीवियर सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो सीवियर सेल ऑफ ऐसा हो सकता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ही बाजार 400 पॉइंट तोड़ दे निफ्टी बैंक। ये मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लें भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा मैंने पास्ट में देखा वो बता रहा हूँ मैं आपको। निफ्टी बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे मामले में दोनों साइड के रास्ते खुलते हैं। लेकिन जिस तरीके से रिन्यूड रिस्क की बात हो रही है रिसेशन की, जिस तरीके से आरबीआई ने बात की है, बुल्स ने एक ओवर पोजीशंस बना रखी है, वन वे बाजार चला है, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती है, उन सब के बीच ऐसे कंसोलिडेशन के बाद मुझे नीचे वाला फॉल जो है लग रहा है कि नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि ऐसे केसेस में ऊपर भी ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं या जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन में ट्रेड हुआ है उसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और पीएनबी, इन्होंने करी आज तेजी और बैंक निफ्टी को ऊपर धकेलने में पूरा किया प्रयास। कोटक महिंद्रा ने कहा
कि जी देखिएगा मैं तो आज गिरने के लिए तैयार हूँ। हेजिंग के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर हो सकती है। जिन्होंने मंदी की पोजीशंस बनाई थी 1840 रुपये की पुट, देखिएगा हमने एडवाइस की है अपने कुछ क्लाइंट्स को जिनको 1840 की पुट हमने 9 रुपये 70 पैसे 9 रुपये 80 पैसे के आसपास हमने सेल कराई है इसी महीने की। क्योंकि अगर यहाँ से 70-80 पॉइंट गिरेगा तो उसके बाद लॉस होगा। आपने अगर मंदी की पोजीशंस बना रखी है तो वहाँ तक जब बाजार जाएगा तो आपकी मंदी की पोजीशन से बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो एज ए हेज जो है बैंक निफ्टी के सामने कोटक महिंद्रा के 1840 की पुट जो है हमें लगा कि वहाँ पे एक सेफ होगी और वो यहाँ से तकरीबन 4% के आसपास थी जिस समय कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये पोजीशंस क्रिएट की गई। SBI 607 रुपये, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ये सब कमजोरी के साथ आज काम कर रहे थे। और इसके बाद वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम SBI में नॉर्मल से थोड़ा सा कम था। SBI जो है साफ संकेत दे रहा है। देखिएगा SBI में क्या चल रहा है, मैं आपको SBI समझाता हूँ आज। देखिएगा SBI के अंदर जो वॉल्यूम है वो 50% ज़्यादा है लगभग। अब ये 50% के जो वॉल्यूम ज़्यादा हैं जबकि आप महीने की एक्सपायरी के पास नहीं खड़े हैं। बुल्स ने पूरी जान लगा दी है और जान ये लगा दी है कि भाई जितना माल दे सकते हो दो। अब माल की सप्लाई ऊपर से रोज आ रही है लगातार, तो वो सप्लाई हमें लग रहा है अभी कंटिन्यू रहेगी। 72% की डिलीवरी उठ रही है। आप समझ लो कि अगर ये 72% की डिलीवरी उठ रही है और माल की सप्लाई आ रही है तो ऑब्जर्व हो रही है, ये कब तक होगी? अगर ये डिलीवरी परसेंटेज 65 पे चली गई ना जिस दिन भी, उसके अगले दिन ना भाई साहब ICICI बैंक का भूत उतार देगा भाई साहब बियर। और जो बेयर्स हैं वो क्या करेंगे, उस समय सप्लाई ठोक देंगे इसके अंदर अच्छी वाली। तो उन्होंने पोजीशंस बना रखी है बेयर्स ने, मुझे लग रहा है ICICI बैंक में, और बुल्स ने पूरी जान लगा रखी है भैया मैं नहीं गिरने दूंगा ICICI बैंक को। अगर ICICI बैंक गिर गया ना बैंक निफ्टी गिर जाएगा, मैं नहीं गिरने दूंगा। और सिमिलरली HDFC बैंक में, अब HDFC बैंक में भी सिमिलर पोजीशन है, हालांकि वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोटक HDFC बैंक के सामने जो मंदी बनी है वो HDFC लिमिटेड में बनी है। अगर HDFC लिमिटेड को तोड़ दिया गया तो HDFC बैंक को ऑटोमेटिकली नीचे आना पड़ेगा। तो 10, 15, 20 रुपए की गुंजाइश HDFC बैंक में बनेगी। तो उस वजह से बियर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं और अभी आराम से माल दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं भाई तुम ले लो, खरीदार खरीदो। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे कि और मान लो, क्योंकि किसी भी स्टॉक को अगर आप बहुत अनलिमिटेड ले लोगे तो उसमें एक रिस्क बनता है। तो उसके सामने क्या है कि जब वो ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई सप्लाई थमने वाली नहीं है, अब सप्लाई थमेगी या डिमांड थमेगी? भाई साहब अगर डिमांड थमेगी तो बाजार नीचे आ जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ गई और कंटिन्यू रही तो बाजार ऊपर चला जाएगा। बट जिस तरीके की सप्लाई आ रही है ना भाई, उसको देखकर तो ऐसा लगता है सप्लाई अभी और रहेगी और सप्लाई देने वाले मजे से दे रहे हैं। तो उनको जल्दबाजी नहीं है गिराने की, वो कह रहा भाई तुम ले लो पहले माल, फिर तुम्हारे बोझ से ही गिर जाएगी ये, ठीक है जी। फिर जो तुम्हारा बोझ है, जो तुम्हारी लीवरेज पोजीशन है, वो तुम्हें कटवाऊंगा मैं, और फिर देखना तुम्हारा ही माल मैं नीचे के रेट पे लूंगा। जनरली लीवरेज पोजीशंस में ऐसा ही होता है। मेरे व्यू से अगर आप सहमत नहीं हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और सहमत हो तो भी डाल देना। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी किसी दिन दूसरे शेयरों पे बात करूँगा। और कैश मार्केट के अंदर आज 1241 करोड़ का माल बेच के गए हैं FIIs। ज़्यादा तो नहीं बेच रहे पर हाँ थोड़ा सा तो बेचा ही है। 1218 का इंडेक्स फ्यूचर भी बेच मारा, 918 का स्टॉक फ्यूचर भी बेच दिया, सब मिला के 3000 करोड़ बेच दिया। और ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस तो ऑप्शन भी बेची है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन बेची हैं कम। तो इंडेक्स ऑप्शन बेचने से तो जनरली ऐसा रहता है कि एक रेंज में, क्योंकि ऑप्शन बेचने वाला कभी भी अगर एक्टिव हो जाता तो उसका मतलब वो ऑप्शन बेचने वाला कभी नहीं चाहता बाजार बहुत दूर जाए, ठीक है। बाजार एक रेंज में रहना उसको मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रहे थोड़ा सा नीचे रहे, तो उसी में जो है ऑप्शन सेलर खुश रहता है। लेकिन मैंने तो आपके साथ आकलन कर ही दिया। और पुट कॉल रेशो यार कोई चर्चा ना करे तो बढ़िया है। पुट कॉल रेशो एक जैसी होती है रोज, दिन में भाई तो कॉन्फिडेंट रहता है भाई साहब पुट राइटर, लेकिन बाजार जैसे ही टूटना शुरू होता है ना भाई, पुट राइटर शाम को कहते हैं भाई नमस्ते, हम अपनी पुट नहीं लेके जा रहे, हम तो इससे अलविदा करते हैं। पुट कॉल रेशो दिन में तो ठीक रहती है। देखिएगा सुबह कहाँ थी पुट कॉल रेशो, तकरीबन 0.75 के आसपास पहुँच गई थी, और शाम आते आते 0.55 पे। सिमिलरली निफ्टी बैंक के अंदर तो 0.9 थी, और फिर देखिएगा शाम को आगे 0.698 हो गई। तो सिमिलरली दोनों में सेम चीज़ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भैया ये नहीं है, 33,750 पे काम कर रहा था।
तो ये जब स्लाइड ली गई तो माइनस में था। ब्रेंट क्रूड 80 के नीचे आ गया 78, और ये सब रिन्यूड रिस्क की बात हो रही है। मतलब रिस्क ये है कि भाई अगर मंदी आएगी तो कौन तेल खरीद रहा है, कौन मेटल खरीद रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, चीज़ें सप्लाई चेन की वजह से डिस्टर्ब थी। स्टील के प्राइस, बाकी मेटल्स के प्राइसेस फिर भी ऊपर की तरफ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस थी। डिमांड नहीं भी होगी तब भी प्राइस ऊपर है, क्योंकि जो बाकी प्लांट्स में जो कोविड की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई थी उसका असर है, तो सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भाई साहब, आज क्या निफ्टी के अंदर, निफ्टी में देखोगे ना, बहुत समय के बाद, मुझे याद नहीं पिछले 10-15-20 दिन में तो, कि यार ऐसी ऑप्शन के अंदर कॉल राइटिंग हुई हो। निफ्टी में क्या कॉल राइटिंग हुई है? कॉल राइटिंग से देखो तो पुट अनवाइंडिंग, यानी कि मंदी करने वाले पहले देखते हैं भाई मंदी करने वालों ने क्या किया। 18,600 पे 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए नए। 18,650, 18,700, 18,750, 18,800, 18,850, 18,900 लगातार ये जो स्ट्राइक है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग देखो 62,000, 85,000, 35,000, 42,000, 41,000, 13,000, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लिख दिए। ये 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां सारी जगह कॉल राइटिंग हो रही है। इसके अलावा बाजार गिर ना जाए इस डर से पुट राइटर बैकफुट पे है। आपको देखिएगा बुक पुट राइटर 18,600 की पुट अनवाइंड कर ली, 18,650 की, 18,700 की, 18,750 की, 18,800 की, 18,550 की। अब मेरे से आप पूछोगे कि भाई निफ्टी कमजोर है, बैंक निफ्टी कमजोर है? निफ्टी कमजोर है। निफ्टी के आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि भाई साहब मंदी करने वाले आज हावी हो गए थे और आज घोड़े पे बैठ के मंदी करके गए, जबकि तेजी करने वाले भाई साहब आज नदारद थे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में पुट राइटर इतने नहीं घबराए हुए। अनवाइंडिंग उन्होंने भी किया 43,200 में से की है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ 43,000 के आसपास, शायद स्टार्डल लिखा हुआ है 43,000 के आसपास सेटल करने का पूरा मन बना रखा है। अभी भी पुट राइटर 43 के अंदर, पुट के अंदर 1,42,000 है। तो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं वो मंदी करने से वाले जो है ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, और जो तेजी करने वाले वो डरे नहीं हुए। वो कह रहे हैं 43,000 से नीचे बाजार को नहीं जाने देंगे, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो निफ्टी है वो जो है परम सत्य है। परम सत्य मतलब निफ्टी के अंदर भाई वीकनेस दिख रही है, और अगर ये जो ऑप्शन के जिस तरीके से ट्रेड हुए हैं, अगर इसी तरीके से बाजार का एक्टिव हो गया तो निफ्टी को तो नहीं चढ़ने देंगे। बैंक निफ्टी हो सकता है कि रेंज में रहे, या बैंक निफ्टी तो कुछ भी करामात कर दे। अभी तक के डेटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन चेन के डेटा भाई इनको सुबह चेक कर लेना। इनको जब भी ट्रेड लो तो अपने देखते रहो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लो। ऐसा नहीं है कि ये डेटा ना हर 10-15 मिनट में एकदम चेंज हो जाते हैं, जब भी ट्रेड दूसरी साइड में शिफ्ट होते हैं तो। और अगर ये कंटिन्यू रह गए जैसे डेटा है, और कल सुबह फिर इसी तरीके से कॉल रेटिंग हुई, तो फिर तो भैया बाजार को धकेल देंगे, और जो 18,450 की सपोर्ट है ना वो भी कल टेस्ट करा सकते हैं जिस तरीके के ऑप्शन चेन के डेटा है। बस आज यार इतना ही। एनालिसिस कैसा लगा मुझे बताइएगा। दिल खोल के आपके साथ चर्चा की है, और चर्चा सीधी सीधी थी, ठीक है जी। मैंने ऐसा नहीं है आपको दो पक्ष, मेरे को जो पक्ष दिख रहा है मैंने वही पक्ष आपके साथ रखने की कोशिश की। कमेंट्स से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहता है यार, कमेंट्स जरूर कर दिया करो। और चैनल अभी तक अगर आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया, कभी कभी तो बोलना चाहिए ना मुझे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रोज़ वीडियो देखते हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर कर दो, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते इतने मदहोश हो जाते हो कि भाई सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना, और शेयर बाज़ार के और जो जानकार हैं और जो ट्रेड्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए उनके पास। तो इसी कामना के साथ कि आपके ट्रेड्स, आपकी इन्वेस्टमेंट सब प्रॉफिटेबल हो, और आप जो है मार्केट का जो रेट है ग्रोथ का, उसके रेट से ज़्यादा रेट से आप अपनी वेल्थ को कंपाउंड करें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।